Hello, good morning, students. Welcome to ABN Senior Secondary School Junior ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपना लेसन नंबर 8 चल रहा था बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा लास्ट का टॉपिक रह रहा है रिप्रोडक्शन का। तो स्टूडेंट्स में जब अपनी लास्ट में हो गई थी इसकी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वाली, ठीक है। अब एक छोटा सा कुछ बेसिक टॉपिक रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज रही है, हालांकि वो चीज आपको एक बार समझ में नहीं आई, उसके बिना समझ में नहीं आएगी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, ठीक है। लेकिन यह इतना सब कुछ जानना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें एक बार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं एक बार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन जब तक उसकी प्रोसेस नहीं जानोगे आप, तब तक आप लोगों को ये इतना समझ में आएगा नहीं। तो देखो होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है। आपको पता है कि ये वेजाइना है, ये एरिया किसको कहते हैं, वेजाइना, ये सर्विक्स है। अब देखिए, एक होता है मेन्स्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है मेन्स्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेन्स्ट्रुअल साइकिल यानी कि ये फीमेल्स में होता है, जिसको पीरियड टाइम कहते हैं, प्यूबर्टी ये लगभग 30 के बाद में स्टार्टिंग होता है। सर, हाँ जी। मनन का माइक ऑफ करवाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ करो नहीं, अब आ रही है क्या बात। यस सर। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर होती है। तो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो स्टूडेंट होता क्या है कि यह एग, ठीक है, कि एजेक्यूशन टाइम मान लो या फिर रिप्रोडक्शन टाइम के अंदर जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, तो कभी तो यह एग ओव्यूल, ओवेरी जो है वो अपने ओव्यूल या एग को यहाँ सेपरेट करता है, कभी ये करता है अल्टरनेटिव ऑर्डर में, ठीक है। आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इस दौरान क्या होता है कि जब ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ की वेसल्स है वो इलास्टिक टाइप की होती है, फैलती है, कुछ ब्लड वेसल टूट जाती है, यहाँ से ब्लड निकलता है, कुछ इस तरीके की। तो मानना कि यहाँ पर किसी ओवेरी ने अपना एग सीक्रेट किया, मान लो कि यह एग सीक्रेट किया, और यहाँ से स्पर्म आते हैं, ठीक है। स्पर्म यहाँ से एक साथ हजारों की संख्या में स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज कर दिए जाते हैं मेल के द्वारा, ठीक है। फीमेल के द्वारा ये आगे करते हैं। मैक्सिमम स्पर्म तो यही रास्ते में डेड हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जो एक्टिव होते हैं वो स्पर्म आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। बीच में कुछ बैरियर्स वगैरह भी, काफी बैरियर्स वगैरह आते हैं, और जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो कुछ तो स्पर्म इधर जाते हैं, कुछ स्पर्म इधर जाते हैं, कुछ इन्हीं वॉल के लिनिंग्स के, ठीक है, टच हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इनमें से कोई एक स्पर्म, ठीक है, कोई एक स्पर्म जो मोस्ट एक्टिव होगा वो इस एग के साथ फ्यूज करेगा। तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ मानना कि किसी स्पर्म ने यहाँ फ्यूज किया, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट कि ये एग है, इस एग के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, इस एग का, ठीक है। ये फीमेल का न्यूक्लियस है,
तो जैसे ही कोई स्पर्म इससे टच होता है तो ये स्पर्म को अंदर ले लेती है और अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेती है, ठीक है। दैट अनदर स्पर्म कैन नॉट बी एंटर, इसके चारों तरफ इसको अंदर ले लिया, फिर वॉल बना दी। अब क्या होगा, इसी के अंदर इस मेल और फीमेल फीमेल, ये देखिए ये एग है, ये मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, ये दोनों एक हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से ये बना जाइगोट, ठीक है। ये बन गया जाइगोट, जिसको 2n कहेंगे। पहले n था क्योंकि हाफ क्रोमोसोम थे, तो ये भी n था, ये भी n था, तो दोनों के मिल के जाइगोट बन गया इस तरीके से। अब देखिए यह जाइगोट जब यहाँ बन जाता है तो यहाँ से होते हुए सीधा यूटेरस में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ चला जाता है, सीधा इस यूटेरस के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाता है। अब देखो, अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर अब आगे देखना है कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, एक सेल से पहले 2 बनी, 2 से 4 बनी, ठीक है, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। इस प्रकार से फिर आगे गेस्टुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। और एट लास्ट यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ होता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो फर्दर मोर गेट है न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या बनता है, यह एक फिटस बनता है। फिर आपको एक वर्ड मैंने काम में लिया था जिसका नाम था प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में आपको बता दिया था कि जो फिटस होता है, ठीक है, उसका शरीर, उसकी बॉडी मदर की बॉडी से जिस ट्यूब के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये चीज एक बार आपको बतानी जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अपना थोड़ा सा टॉपिक होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, what happen when egg is not fertilized? What happen when egg is not fertilized? तो स्टूडेंट्स, egg is not fertilized, देखिए कि जो egg fertilized नहीं होगा, ये अपन देखिए। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, और ये क्या करती है, अपनी एग को यहाँ से सेलेक्ट करती है, यहाँ या जहाँ पर भी है इसका, इनमें से किसी एक जगह सेलेक्ट करती है। तो जो एग फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो इसका सिक्रेशन होगा नहीं, यानी मेन्स्ट्रुअल साइकिल होगी नहीं। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब मेन्स्ट्रुअल साइकिल लगातार चलती रहती है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में, या इधर या इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग आता है उसको अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, ध्यान रखना, उसको अपन क्या कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। बस अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में फिटस बनी जाएगा, ओके। लेकिन व्हाट हैपन, अब यहाँ पर ये आता क्यों है, एग आ क्यों रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ऐसा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ आने के बाद में यदि स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ये नहीं फर्टिलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या कह सकते हो कि व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो ऐसी कंडीशन में यह अपने आप ही खत्म हो जाता है। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। when egg is not fertilized, it lives about 1 day, केवल एक दिन ही जीवित रहता है। एक दिन के बाद में
डिके हो जाता है, तो एक उस दिन अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर यह वहीं डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका आंसर। फिर उसके बाद में आगे देखिए, बाकी चीज मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई थी, बाकी चीज तो आपको बताई थी कैसे आता है मेन्स्ट्रुअल साइकिल वगैरह, वो सारी की सारी चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी। चलिए, अपना रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हुआ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये जनरल टॉपिक है, ठीक है, कुछ छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से देखना। होता है क्या स्टूडेंट कि आप लोग ये पढ़ते थे रिप्रोडक्शन वाले, लेकिन कि छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हो, कई बार पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ये है कि रिप्रोडक्शन एक बेसिक नीड है हर ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इसके लिए हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक संस्कृत का वर्ड है अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी है। रिप्रोडक्शन, लैक ऑफ रिप्रोडक्शन इज डेंजरियस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे ऑर्गेनिज्म को भी नुकसानदायक है, और हद से ज्यादा रिप्रोडक्शन है, हाइपर रिप्रोडक्शन करे वो भी नुकसान है। हर चीज अपने लिमिट में ही अच्छी होती है इसी, क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट जो असर है, डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ पर होता है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, हेल्थ पर होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि क्या क्या है, तो इसके लिए देखिए कि एक तो मैरिज के बारे में बताया कि पहले छोटे बच्चों की टीनेज में ही मैरिज कर दिया करते थे, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन में जो लड़की थी, बच्ची होती है, उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए मैरिज की जो एज है वो लगभग 21 से 25 के करीब होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 18 टू 20 ईयर्स के करीब होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा है कि जो बच्चे हैं उसको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एजुकेशन देनी चाहिए। आज ये टॉपिक साइंस में है, ठीक है, इसीलिए जोड़ा है कि स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड जानकारी मिले। तो ठीक है, तो अपने बच्चों को, अपने जो चाइल्ड है उसको रिप्रोडक्शन से संबंधित हेल्थ के बारे में नॉलेज देना जरूरी है, आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि इससे होने वाली जो डिजीज है, इससे भी कई डिजीज है जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे होने वाली जो डिजीज है उसके बारे में भी आज के टाइम में बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए कि हाँ, ये इससे रिलेटेड ये डिजीज भी हो सकती है इस, ठीक है। तो यह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है sexually transmitted disease। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एसटीडी लिख सकते हो, एसटीडी, ठीक है। एसटीडी वो पीसीओ एसटीडी वो नहीं है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कई बार एसटीडी के नाम से पूछ लेते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि सेक्स के टाइम पर या रिप्रोडक्शन के दौरान या एजैकुलेशन के टाइम पर यदि कोई प्रकार की प्रिकॉशन नहीं रखी जाए, कोई सावधानी नहीं रखी जाए, तो इससे कुछ डिजीज भी हो सकती है, और इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर हो सकती है कि एक पर्सन कैन बी डेड, मर भी सकता है इंसान। तो इन डिजीज के बारे में अपन देखते हैं। एक डिजीज है जनरल जिसके बारे में आप सब जानते हो, एक है एड्स, एक है गोनोरिया, एक है सिफिलिस। हालांकि गोनोरिया सिफिलिस
का नाम इतना पॉपुलर नहीं है और इतना आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा पूछते भी नहीं है। सबसे पहले अपन गोनोरिया सिफिलिस वगैरह देख लेते हैं कि एक सेक्सुअल डिजीज होती है, ठीक है, बस इतना ही है इसके बारे में थोड़ा बहुत है, लेकिन इसके बारे में बस पूछते ही है, नाम ही पूछते हैं, इसके बारे में कोई डिस्क्राइब वगैरह नहीं करते, ठीक है। फिर एक एड्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो एड्स के अंदर एक आता है एड्स। एड्स का एक तो फुल फॉर्म स्टूडेंट चाहो तो आप लिख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सर के बारे में क्या होता है। सर हाँ सर हाँ कॉन्टेगियस डिजीज क्या होते हैं? हाँ जी, कॉन्टेगियस डिजीज क्या होते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए तुम्हारी है तो एक काम करना, जो क्वेश्चन है ना वो हाँ मेरे सर। को वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो कि आवाज साफ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तुम्हारी। ओके सर। तो जैसे कि जो कुछ भी वॉइस और वो व्हाट्सएप कर देना मेरे को। और स्टूडेंट्स जो आप क्लास लेते हो अपनी अटेंडेंस आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया करो, ठीक है ना स्टूडेंट्स? हाँ भाई, एड्स, एड्स जो आज सब जानते हो, टीवी न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है एक, ठीक है, एक सेक्सुअल डिजीज होती है। तो सेक्सुअल डिजीज के बारे में इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये होती किस किस कारण से है। तो पहला है अननेचुरल अननेचुरल सेक्स के दौरान, ठीक है, अननेचुरल सेक्स के दौरान ये हो सकती है। दूसरा इन्फेक्टेड सीरीज का यूज यदि किया जाए, किसी एक इंसान के लगा दी, वही अपने लगा दी, इस कारण से भी हो सकता है। तीसरा ब्लड डोनेशन, ब्लड यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमें लगा दिया हो तो भी हो सकता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड, यदि किसी की माँ या उसका फादर, मदर या फादर वो इन्फेक्टेड है तो सीधी सी बात है बच्चे में भी ये डिजीज होगी, ठीक है। तो यह एक डिजीज एक जनरल चीज है एड्स। फिर इसके बाद में है कि होता क्या है, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यह डिजीज देखिए जो होती है, यह एक डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। एड्स एड्स का जो वेक्टर है वो होता है एचआईवी, इसका जो वेक्टर होता है उसका नाम है एचआईवी। आपने सुना एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जैसे ही एचआईवी किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने नाम सुना होगा डब्ल्यूबीसी सेल। डब्ल्यूबीसी की एक सेल है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे ये टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाएगा और अदर डिजीज हमें घेर लेगी, ठीक है, और इंसान धीरे धीरे फिर मौत की तरफ बढ़ता जाता है। बस यही है इसके बारे में। इसके इफेक्ट क्या है, कंटिन्यूसली लॉस ऑफ वेट, वजन का कम होना, ठीक है, शरीर कमजोर होना, यही है। कि इतना आपको लिखना नहीं है, जनरल चीज मैंने आपको एड्स के बारे में बता दी, बाकी मैं आपको उसके नोट्स क्लिक करके भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड, देखिए स्टूडेंट्स एकदम डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता है कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन
कंट्रोल मेथड कि कैसे कि भाई अगर हमें बेबी नहीं चाहिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि नाउ दिस डेज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज टू हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ठीक है, इसके लिए कई प्रकार के कानून वगैरह भी बन रहे हैं। ठीक है, तो मेन रीजन है, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या क्या है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका देखिए कौन कौन सा है। कई मेथड है, इसमें देखिए बेरियर मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, इसमें एक है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड के अंदर क्या हो सकता है कि कोई भी जो इंसान है, ठीक है, जो बेरियर मेथड के अंदर ये होगा कि अपना प्रिकॉशन रख सकता है। कोई एजुकेशन टाइम पर कोई कैप का यूज कर सकता है, जैसे कि दो प्रकार के आते हैं प्लास्टिक के बने हुए, फीमेल एंड मेल को। ठीक है, इसका भी यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है केमिकल मेथड। बेरियर के बाद में फिर है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के अंदर क्या होगा कि कुछ मार्केट के अंदर यदि गर्भधारण हो भी जाए तो मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर मान लो बेरियर मेथड यूज नहीं करें तो कुछ मेडिसिन आती है। ठीक है, जैसे कुछ पिल्स आती है, जैसे कि सहेली, मालाडी वगैरह। ठीक है, तो उस पिल्स का यूज करके भी, ठीक है, गर्भ को रोका जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है, उसका नाम है आईयूसीडी। ठीक है, फिर एक है आईयूसीडी, थर्ड है आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन। इसका चाहे फुल फॉर्म देख लो, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है कि यह जो मेथड है ये आज के टाइम में पॉपुलर है, बहुत ज्यादा चल रहा है ये मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो फीमेल होती है उसका जो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है उसमें एक इतनी बड़ी डिवाइस आती है, ठीक है, डोरी टाइप की, उसको बांध दिया जाता है। तो बांध दिया जाता है तो एग और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पीरियड की आती है, जैसे 6 मंथ की आती है, 1 ईयर्स की आती है। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड की आती है। तो वहां पर बांधने के बाद में स्पर्म और एग आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आईयूसीडी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, इसको अगर आप इंक्लूड नहीं भी करो तो भी चलेगा। नेचुरल मेथड को रहने देते हैं, मैंने बता तो दिया इसलिए कि आपकी बुक में इतने आपको एक ही साथ किए, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड करके बताया है, इसके नोट्स को आपको शेयर कर दूंगा। फिर आप ये नेचुरल मेथड अगर करना चाहो तो ठीक है, वरना कोई इतना काम का नहीं है। नेचुरल मेथड ये बताता है कि जो ओवुलेशन है उसके आगे पीछे करना चाहिए, ओवुलेशन के टाइम पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब आपने एक नाम सुना होगा, नसबंदी, है ना। एक नाम सुना होगा नसबंदी। नसबंदी दो प्रकार की होती है, एक होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। ठीक है, एक होती है स्टूडेंट्स मेल की और दूसरा होता है फीमेल की। तो अब आगे देखो, मेल के अंदर जो होती है उसको कहते हैं वेसिक्टोमी। ठीक है, या देखो मेल के अंदर जो होती है उसको कहते हैं वेसिक्टोमी और फीमेल को वाली को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी।
ठीक है, और फीमेल के अंदर जो होती है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेस्टोमी, ट्यूबेक्टोमी नाम सुना होगा नसबंदी का। तो यह प्रोसेस भी करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर निकालिए कि यदि कोई क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट है तो आप डिस्कस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, पूछिए लास्ट के क्वेश्चन आंसर में कोई ऐसा क्वेश्चन है? सर सर हाँ जी, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकंड का बताओ। हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उनमें सेकंड का बताओ। मल्टीपल चॉइस में 3 का क्वेश्चन है। सेकंड। सेकंड, यस सर। ये बोलता है कि which of the following is not a part of female reproductive system in human being। ह्यूमन बीइंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, ये पूछा सर ये नहीं है क्वेश्चन। है। क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा है। और कौन सा है? Which among the following is not the function of testes at puberty? मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा बोल रही हो। Which among the following is not the function of testes at puberty? देखिए तो कहीं भी वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन है इसमें से? देखो कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। सर इनमें से नहीं है। फटाफट बोलो। इनमें से नहीं है सर। है? इनमें से नहीं है। तो पेज नंबर 175 पे है। पेज नंबर 175 इस बुक में क्या है? ये चैप्टर 144 पे है सर, 141 पे है। इसकी एक्सरसाइज इसमें चैप्टर आपकी आवाज एक तो क्लियर और एक नंबर ना तो आपने क्वेश्चन डालो मेरे को व्हाट्सएप करके लिख के भेजो ताकि मैं आपको वैसे बता दूं। ठीक है सर। एक फोटो एक बार अपना मुंह पास आके फोटो स्पीकर के समझ में आ जाएगा। बोलो। Which among the following is Which among the following is not the function of testes at puberty? पेज नंबर 175 पे है ये क्वेश्चन। नहीं मेरे पास दूसरी बुक है उसमें नहीं है। मेरे क्वेश्चन भेज देना ना। ओके सर। हाँ मैं वैसे बता देता हूँ इनके आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेज। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है। तो क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मतलब एसेक्सुअल के अंदर तो क्या होगा कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसमें एक ही प्रकार के कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल के अंदर सेक्सुअल के अंदर क्या होगा, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी रहेगी न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो डबल कैरेक्टर मिल जाएंगे, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को 2 टाइप के कैरेक्टर मिल जाएंगे, यानी कि दोनों ही
पेरेंट्स की क्या है, उसको उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। सेकंड है कि जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन कैसी होगी, जब वेरिएशन होता है उसी से न्यू जनरेशन बनती है। तो जब मेल और फीमेल भाई दो है तो अलग रहेगी, तो उससे क्या बनेगी, डिफरेंशिएशन होगा, और जिससे न्यू जनरेशन बनने में भी सहायता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर टेस्टिस के फंक्शन क्या है, ये ऑलरेडी बताए हुए हैं। व्हाई डज मेनिस्टर ऑकर्ड, व्हाई डज द मेनिस्टर ऑकर्ड, ये बताया हुआ है, मेनिस्टर ऑकर्ड अब ये भी बताया था। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग है वो रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, ये चीज बता दी थी मैंने। फिर ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लोर बताया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये साइड में नहीं बताया हुआ है। इसका मैं आप लोगों को भेज दूंगा, थोड़ा लंबा थोड़ा है, टाइम अपने पास कम है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन गिवन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड क्या क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है रिप्रोडक्शन का मेथड कौन कौन सा है, कौन कौन सा बताया हुआ है बताइए। बाइंड्री, ठीक है, फिशन बताया था, एक तो बाइंड्री फिशन, मल्टीपल फिशन था ना, तो फिशन बताया था, बडिंग बताया था, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे के सारे मेथड किसके, यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन के। और जो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीसेलुलर में होता है। और इसके अलावा बस यही मान लो, बस इतना बहुत है। फिर है हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ये बोलता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज के स्टेबिलिटी में कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या बताया है कि ये बोलता है कि रिप्रोडक्शन हमारे पॉपुलेशन के अंदर कैसे हेल्पफुल होता है, वो होता है क्या है। एक होता है स्टूडेंट्स बर्थ, एक होता है डेथ, ठीक है, एक होता है बर्थ, एक होता है डेथ। तो बर्थ यानी रिप्रोडक्शन, तो जब कोई बर्थ और डेथ के बीच में एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली मान लो 3:2 का और 2 भी दिखता है, ठीक है, या 1:1 का रेशियो हो तो बहुत ही अच्छा है। तो जिससे क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती है। लेकिन यदि ये रेशियो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी बर्थ का रेशियो डेथ से ज्यादा हो जाता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है अब आपको वो बता देता हूँ, जो लास्ट का क्वेश्चन है कि व्हाट वुड द रीजन फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने का रीजन क्या है। ठीक है, अब ये बता ही देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका मेथड को अडॉप्ट करने का रीजन क्या है कि तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसी रीजन से जब कोई औरत, ये डर रहता है कि कोई लेडीज है वो गर्भ धारण करती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए,
ठीक है, क्या करना चाहिए, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिए जाते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी मेथड आपका मतलब इंसान को काम में लिया जाना चाहिए। ठीक है, किस कारण से, रीजन क्या है, कंट्रोल द पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद में अब इसमें शायद और कुछ नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना और सिंपल भी है। इसमें से बहुत सी चीजें आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है ना। तो इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो यानी टुमारो को हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस लेसन के 2 पार्ट करें तो हेरिडिटी के अलग बनते हैं और इवोल्यूशन के अलग बनते हैं, ठीक है ना। तो आप हेरिडिटी का पोर्शन तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना है हेरिडिटी का। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा तरीके से दिमाग लगा करके पढ़ के देखो, बहुत सिंपल है हेरिडिटी का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्ट आता है। एक बार समझ में आ गया बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा पोर्शन है वो रिटर्न का है। इसमें जैसे कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको आपने लर्न किया, मेमोराइज किया, लेकिन इसमें रिटर्न वर्क का ज्यादा है। जैसे मैथ में आप जियोमेट्री वाला काम करते हो ना, उस तरीके का इसमें काम है। तो बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल अपन अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं।